नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वह टॉपिक है भारत की नदियां। भारत की नदियां या भारत के अपवाह तंत्र में अपन ने एक क्लास कल भी देख ली है, यानी पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट टू। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस प्रकार से जो मैंने ये डिवाइजन किया हुआ है इस पर। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये मैंने जो डिवाइडेशन किया है ना, ये भारत के अपवाह तंत्र के आधार पर ही किया है। यानी भारत के अपवाह तंत्र का भी दोस्तों विभाजन किया गया है। यानी मुख्य रूप से भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। यानी एक तो उद्गम स्थल के आधार पर और एक मुहाने के आधार पर। मुहाने के आधार पर तो अपने दो अपवाह तंत्र है, एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाके डाले वो तो अरब सागर के अपवाह तंत्र में आ जाएगी, और ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाए वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आ जाएगी। अब बात करें अपन उद्गम स्थल के आधार पे अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। उद्गम स्थल के आधार पर, उद्गम यानी वह स्थान जहां से नदियां निकलना प्रारंभ होती है। तो इस आधार पर दोस्तों भारत की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियां इसमें शामिल है, और इनमें पहला भाग तो है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और तीसरा है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। कल अपन ने जिस अपवाह तंत्र की बात की थी वो की थी अपन ने सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की, और सिंधु नदी के अपवाह तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन ने कल हासिल की है। आज अपन जिस इस आज अपन पार्ट टू में जिस महत्वपूर्ण अध्याय की बात करने जा रहे हैं वह है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। दोस्तों, गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। गंगा भारत की एक राष्ट्रीय नदी भी है। दोस्तों, इसके बारे में कंटेंट पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस अध्याय में ध्यान देके पढ़ें। देखिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला ही क्वेश्चन क्या है अपना, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। इस क्वेश्चन को लेकर ही दोस्तों बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे मेरे दोस्त कंपटीशन एग्जाम्स में अपने आंसर को गलत करके आ जाते हैं, जबकि यह बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। केवल अपने समझने पे डिपेंड करता है कि अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यदि आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर ऐसे ही लगा दिया तो स्वाभाविक सी बात है आपका आंसर गलत ही होगा। और यदि आपने थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा है कि अगला पूछ क्या रहा है, कि लंबी नदी के बारे में पूछ रहा है या फिर बड़ी नदी के बारे में पूछ रहा है, ये दो बातें ही यहां डिपेंड करती है आपका सही आंसर निकालने के लिए। लंबी नदी में तो दोस्तों नदी की केवल लंबाई के बारे में पूछेगा कि जो सबसे लंबी नदी है ना उसके बारे में आप बता दीजिए। बड़ी नदी में क्या होता है दोस्तों, बड़ी नदी के अंदर कहने का मतलब उसका जल क्षेत्र लिया जाता है, उसका पूरा कैचमेंट एरिया लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जल की मात्रा कौन सी नदी में है, तो वह नदी हो जाती है दोस्तों बड़ी नदी। अपना यहां प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी बताइए आप। भारत की सबसे लंबी नदी क्या गोदावरी है, क्या ब्रह्मपुत्र है, या फिर कृष्णा है, या फिर गंगा नदी है। चारों में से सोच लीजिए आप कौन सा आपका सही आंसर हो सकता है। मेरे हिसाब से दो जगह आपको कंफ्यूज हो रहा है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी पर और दूसरा दोस्तों गंगा नदी पर। आप ऐसे सोच रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई भी ज्यादा है और गंगा नदी की लंबाई भी ज्यादा है। यहां ब्रह्मपुत्र पे कंफ्यूज क्यों हो रहा है आपको, क्यों, क्योंकि गंगा नदी से ज्यादा लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। और यदि गंगा नदी की लंबाई की अपन बात करें तो गंगा नदी की लंबाई क्या है 2525 किलोमीटर। तो यही कंफ्यूज है आपके। इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप क्वेश्चन पे आइए, पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए पूछ क्या रहा है, भारत की
ये भारत की पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी नदी की है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर तो है, लेकिन भारत में पूरी 2900 किलोमीटर नहीं है। ये तिब्बत से निकल के आती है, फिर भारत में बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है, तो इसकी लंबाई का डिवाइडेशन हो गया ना। केवल भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखे तो बस 916 किलोमीटर है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी तो नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। हाँ, ये जल की मात्रा अधिक है इसमें, इसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है, जल क्षेत्र ज्यादा है, बहाव क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए आप इसे भारत की सबसे बड़ी नदी बोल सकते हो। यदि यहां क्वेश्चन आ जाता कि भारत में से बहने वाली सबसे बड़ी नदी या भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होता। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। रही बात दो ऑप्शंस की, एक गोदावरी और एक कृष्णा। गोदावरी नदी की लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं अपन किसको, गोदावरी नदी को। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में 1465 किलोमीटर लंबी नदी और कोई है ही नहीं गोदावरी नदी के अलावा। बात करें अपन कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी दोस्तों, कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर, अतः कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो हो गई गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, कृष्णा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। और केवल भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी के बारे में आप एक और ध्यान रखना, गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत में वरद गंगा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वरद गंगा के नाम से जाना जाता है, या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखना। अब सुनिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। यह भी गजब का सवाल है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम्स में जब एग्जामिनर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र बताइए। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का 1/3 है, क्या भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का 1/4 है, 2/3 है, या 3/4 है। आपको मैं इसका सही सही आंसर बता देता हूं। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है भारत में 1/4, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि 32 लाख का अपन 1/4 निकालेंगे तो अपने पास में आएगा लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो अपन ये कह सकते हैं कि गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भारत में 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। बाकी 3 ऑप्शन भी देखिए, यदि इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो। देखिए 1/3 क्या है, 1/3 के बारे में आप इतना जरूर ध्यान रख लेना, यह आंकड़ा मुख्य रूप से कहां पूछा जाता है। यह आंकड़ा पूछा जाता है, एक तो स्थानीय निकाय होते हैं ना अपने, स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज हो गया, यानी इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। वहां पर दोस्तों महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, या 1/3 आरक्षण दिया गया है। और 1/3 से भारत में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, भारत में पहली वन रिपोर्ट 1952 में लागू की गई दोस्तों। कई एग्जामों में तो सीधा साधा बस यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली वन रिपोर्ट कब लागू की गई। भारत की पहली वन रिपोर्ट लागू की गई थी दोस्तों, भारत की पहली वन रिपोर्ट लागू की गई थी दोस्तों 1952 में। और उस वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, तो दोस्तों उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1/3 भाग पर या 33% भाग पर वन होने चाहिए। वर्तमान समय में भारत के लगभग 21% भाग पर वन है, आप इस चीज का ध्यान रखें। 2/3 क्या है, ये 2/3 दोस्तों एक प्रकार से विशेष बहुमत का आंकड़ा है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की बात की जाती है ना, तो वहां पर दोस्तों सदस्यों के द्वारा 2/3 मतदान करवाया जाता है, और इस 2/3 मतदान को ही विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। 3/4 क्या है दोस्तों, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं आपको जनरली बात बता दूं दोस्तों,
भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। कौन से राज्य में? असम राज्य में। असम के अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में भी होता है। पश्चिम बंगाल राज्य की दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये जो महत्वपूर्ण जिले हैं ना, ये चाय के उत्पादन के लिए ही जाने जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना आप, भारत में सबसे पहले चाय का उत्पादन अंग्रेजों के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ही शुरू किया गया था। तो असम जो राज्य है ना अपना, चाय के उत्पादन के मामले में दोस्तों इस प्रकार का है कि भारत में जितनी भी चाय का उत्पादन होता है ना, उसका 3/4 भाग तो अकेला असम राज्य ही उत्पादित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सी नदी गंगा की वितरिका है? देखो वितरिका नदी क्या होती है? एक तो होती है सहायक नदी और एक होती है दोस्तों वितरिका नदी। जैसे मान लीजिए कोई धारा बह रही है, यानी कोई नदी बह रही है, यदि इस बहती हुई मुख्य नदी के अंदर कोई दूसरी नदी आके गिरेगी ना दोस्तों इसके अंदर, या आके मिलेगी ना, तो जो आके मिलने वाली नदी होती है उसे कहा जाता है सहायक नदी। क्या कहा जाता है? सहायक नदी। लेकिन जब जैसे मान लीजिए एक मुख्य नदी बह रही है और आगे भौतिक संरचना इस प्रकार की है कि वह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, यानी एक तो मुख्य नदी आगे की ओर बढ़ जाती है और एक उसमें से अलग धारा बहने लग जाती है। तो जो मुख्य नदी में से अलग धारा हो जाती है ना, उस अलग धारा को दोस्तों वितरिका नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वितरिका नदी के नाम से। तो दोस्तों गंगा नदी की भारत में एक वितरिका नदी है। अपने पश्चिम बंगाल राज्य का एक स्थान है फरक्का। क्या नाम है उस स्थान का? फरक्का स्थान। उस फरक्का स्थान में से दोस्तों गंगा नदी की एक जो मुख्य धारा है वो तो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है और एक धारा दोस्तों ऐसे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ पहले ही मुड़ जाती है, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में से होकर बहती है। तो वह जो वितरिका है, फरक्का स्थान से अलग होने वाली जो वितरिका है, उस वितरिका के बारे में पूछ रहा है कि उसका क्या नाम है। तो गंगा की उस वितरिका का नाम है दोस्तों हुगली नदी। क्या नाम है उसका? हुगली नदी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी नदी गंगा की वितरिका है? हुगली गंगा की महत्वपूर्ण वितरिका नदी है जो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल राज्य में बहती है। ध्यान रखना दोस्तों, इसी हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता पतन है या हल्दिया पतन है। और इस नदी की प्रमुख समस्या है इसमें जल की कमी। इसमें जल की कमी। बाकी तीन ऑप्शन देखिए, दामोदर, कोसी और रामगंगा। ये दोस्तों इसकी वितरिका नदियां नहीं है गंगा की। दामोदर नदी तो दोस्तों दक्षिणी भारत में बहती है, ये महाराष्ट्र राज्य में निकलती है कालसुबाई पर्वत चोटी से और पूर्व में बहती हुई दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये जो कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, यानी ये बिहार में बाढ़ लेके आती है। बिहार में बाढ़ लेके आती है, तो अत्यधिक बाढ़ लाने के कारण दोस्तों इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी कौन सी है, तो वह नदी दोस्तों कोसी नदी ही है। कौन सी है? कोसी नदी। यदि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि गंगा नदी की उस सहायक नदी का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा अवसाद लेके आती है, यानी अवसादों की सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी नदी में पाई जाती है? कोसी नदी में ही पाई जाती है। रामगंगा नदी। देखिए दोस्तों, ये रामगंगा नदी दोस्तों गंगा की ही एक सहायक नदी है जो बाएं किनारे से आके गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों नेपाल की पहाड़ियों से। कहां से होता है? नेपाल की पहाड़ियों से। और ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, उसका नाम है दोस्तों कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। उस कन्नौज स्थान पे आके रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहां से? रामगंगा एक तो गंगा की किस तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदी है? बाईं तरफ से आके मिलती है या दाईं तरफ से आके मिलती है? तो बाईं तरफ से आकर मिलती है दोस्तों। रामगंगा, गोमती, कोसी, महानंदा, ये जो प्रमुख नदियां है ना, ये गंगा की बाईं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दाईं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में दोस्तों सोन नदी, पुनपुन नदी और मुख्य रूप से यमुना नदी महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो रामगंगा कन्नौज स्थान पे आके गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फरक्का बांध विवादित है, यानी फरक्का बांध परियोजना कौन से देशों के बीच में दोस्तों विवाद का विषय है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है, या भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का विषय है,
या भारत और भूटान के बीच में विवाद का विषय है, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय है। देखिए ध्यान से, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित जल नदियां। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों एक तो झेलम नदी के ऊपर विवाद है, यानी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में भारत के द्वारा नौवहन परियोजना शुरू की गई, जिसे तुलबुल परियोजना कहते हैं, और वह तुलबुल परियोजना दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी विवादित महत्वपूर्ण नदी थी दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी लंबे समय तक तनाव रहा दोस्तों, और यह तनाव लगभग 1960 के आसपास जाके समाप्त हुआ। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हो गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु और इसकी सहायक नदियां यानी पंचनद का जो जल है ना, उसका बराबर बराबर वितरण कर दिया गया। यानी कुछ इस प्रकार से समझौता किया गया कि जैसे उदाहरण के लिए सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, उसका 20% जल भारत उपयोग करेगा। लेकिन ऐसे ही जो पंचनद है, जो सहायक नदियां हैं, वो मुख्य रूप से भारत के मैदानों में से होकर बहती हैं, इसलिए भारत के लिए ज्यादा लाभदायक है। तो पंचनद के जल का 80% उपयोग तो भारत कर लेगा और जो शेष 20% वो पाकिस्तान कर लेगा। यही दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता है। सिंधु नदी जल समझौते के बारे में आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता में करवाया गया या किसकी अध्यक्षता में करवाया गया? तो दोस्तों यह विश्व बैंक की मध्यस्थता या विश्व बैंक की अध्यक्षता में करवाया गया था। यानी विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे ना उस टाइम पे न्यूजीला ब्लैक, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1960 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो झेलम नदी और सिंधु नदी को लेकर विवाद रहा है। फरक्का बांध पहले तो ये बता दो है कहां? फरक्का बांध में आपको बता दूं गंगा नदी पर स्थित है और ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो पाकिस्तान के साथ तो हो नहीं सकता, भारत और श्रीलंका के साथ भी नहीं है। भारत और श्रीलंका के साथ में दोस्तों किसी नदी के बारे में ऐसा कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका दोस्तों भारत से अलग एक द्वीपीय देश है, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक छोटा सा विवाद रहा है दोस्तों पहले, और वो विवाद था कि श्रीलंका में जो जिस जाति का दबदबा है वो जाति है दोस्तों सिंगली जाति। कौन सी जाति है? सिंगली। और वहां पर जो अल्पसंख्यक है वह है तमिल जाति के लोग, और ऐसा माना जाता है कि ये तमिल जाति के लोग भारत में तमिलनाडु राज्य से निकलकर वहां रहने लग गए, यानी स्थायी रूप से श्रीलंका में रहने लग गए। तो श्रीलंका के लोगों ने क्या किया? श्रीलंका की जो सिंगली जाति के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी ही जाति का वहां पर दबदबा बनाए रखा, और जो तमिल जाति है उनको दोस्तों उपेक्षा के भाव से देखने लगे। उनको राजकाज में हिस्सेदारी नहीं दी गई, मतदान के अधिकार वगैरह ऐसे कुछ नहीं दिए गए, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो जो भारत के तमिलनाडु राज्य के लोग है ना, उन्होंने अपनी भारत सरकार पे दबाव डाला या भारत सरकार को बोला कि आप श्रीलंका में तमिल लोगों की, हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो बंधु हैं तमिल लोग, उनकी आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? तो उनके कहने पर या उनके दबाव डालने पर भारत सरकार ने श्रीलंका में कार्यवाही की थी, एक शांति सेना भेजी थी। वो शांति सेना दोस्तों असफल रही। असफल होने का कारण यह है कि श्रीलंका की जो आवाम थी, श्रीलंका की जो आम जनता थी, उसने ही इसका विरोध कर दिया कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मुख्य रूप से जो विवाद है वो नदी जल को लेकर नहीं है, वो जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है ना, उसके कारण मुख्य रूप से विवाद रहा है। बाकी अच्छे संबंध है श्रीलंका के साथ। भारत और भूटान, भारत और भूटान के दोस्तों बहुत बढ़िया संबंध है, कहने का मतलब बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण संबंध है। नदियों के बारे में कोई विवाद नहीं है। कहने का मतलब भूटान में जो पन बिजली है उसके विकास करने में भारत काफी ज्यादा मदद कर रहा है और भूटान इसको लेकर खुश भी है। भूटान में जो वायु सेवा है ना, कहने का मतलब दोस्तों जो वायुयान की सेवाएं हैं या अपन कह सकते हैं एयर डिफेंस है, वो भूटान में भारत के द्वारा ही सेवा दी जाती है। भूटान को सबसे ज्यादा दोस्तों भारत के द्वारा ही मदद मिलती है, भारत के द्वारा ही मदद मिलती है। तो भारत और भूटान के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भूटान तो दोस्तों भारत की मदद और करता है, जैसे अपने उत्तरी पूर्वी भारत में जितने भी लोग घुसपैठ करते हैं तो उन गतिविधियों को खत्म करने के लिए भूटान दोस्तों भारत का सहयोग करता है। रही बात भारत और बांग्लादेश की, ये अपना सही आंसर है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में नदियों को लेकर विवाद है, यानी मुख्य रूप से तो गंगा नदी पर जो फरक्का बांध बनाया गया है, उसी फरक्का बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फरक्का बांध परियोजना कौन से देशों के बीच में विवादित परियोजना है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। यह बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? यह बांध परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? यहां से पूछा जा सकता है
कि तीस्ता नदी जल विवाद भी कौन से देशों के बीच में विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में और कोई विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों विवाद का मुख्य समस्या है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या यानी बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भारत में आके रहने लगे, जिससे भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर दोस्तों जनसंख्या का दबाव ज्यादा बढ़ गया। तो इसी समस्या को दोस्तों भारत में शरणार्थियों की समस्या के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इसी बांग्लादेश को दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और भारत की मदद से दोस्तों ये बांग्लादेश देश बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। गंगा नदी को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? गंगा नदी को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? क्या अलकनंदा कहा जाता है, धूली गंगा कहा जाता है, पिंडार कहा जाता है, या फिर भागीरथी नदी कहा जाता है? चारों में से सही ऑप्शन क्या है आपका? चारों में से सही ऑप्शन है भागीरथी नदी। गंगा नदी को उद्गम स्थल पर भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो गंगोत्री हिमनद है ना, अपना गौमुख हिमनद, वहां से दोस्तों पहले ये भागीरथी नदी ही निकलती है। फिर इसमें एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा नदी। यानी ये दोनों नदियां मिलती है, फिर ये दोनों नदियां मिलकर आगे चलती है और आगे एक स्थान आता है दोस्तों, उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। उस देवप्रयाग स्थान के बाद में इन नदियों की सम्मिलित धारा को दोस्तों गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है? धूली गंगा और पिंडार क्या है? ये जो अलकनंदा नदी है ना दोस्तों, इस अलकनंदा नदी में मतलब कि आके मिलने वाली ये सहायक नदियां हैं धूली गंगा और पिंडार। धूली गंगा और पिंडार। धूली गंगा जिस स्थान पे आके मिलती है ना दोस्तों इस अलकनंदा के अंदर, उस स्थान को कहा जाता है विष्णुप्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग। और पिंडार नदी अलकनंदा में जिस स्थान पे आके मिलती है उस स्थान को कहा जाता है दोस्तों कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग और देवप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धूली गंगा मिल जाती है, और कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदियां मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भाई गंगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है या सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो अपन भारत की नदी हो गई, तो इसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से भी जाना जा सकता है। कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ। तो बताइए इनमें से क्या गोमती नदी है, गंडक नदी है, सोन नदी है, या फिर यमुना नदी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना नदी है। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितनी है? 1375 किलोमीटर। अतः यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो गोमती नदी है दोस्तों, इस गोमती नदी पर कहने का मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक गंडक नदी है दोस्तों, इस गंडक नदी को नारायणी या शालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी नदी को नारायणी और शालिग्राम नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को दोस्तों नारायणी और शालिग्राम कहा जाता है। एक सोन नदी, सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से आके निकलती है। यानी ये जो सोन नदी है ना, ये दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां अमरकंटक की पहाड़ी से आके निकलती है सोन नदी। उसी अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों दो और नदियां निकलती हैं। एक का तो नाम है नर्मदा नदी और एक का नाम है दोस्तों महानदी। महानदी ओडिशा राज्य की महत्वपूर्ण नदी है और नर्मदा नदी दोस्तों गुजरात राज्य की महत्वपूर्ण नदी है। आप ध्यान रखना। तो सोन नदी के बारे में दूसरा क्वेश्चन आप क्या ध्यान रखोगे? सोन नदी दोस्तों भारत में सोने के पल्सर निक्षेपों के लिए जानी जाती है। किसके निक्षेपों के लिए? सोने के पल्सर निक्षेपों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? शहर के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा शहर गंगा नदी के ऊपर स्थित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और मथुरा, यदि चारों की डिटेल्स देखें ना दोस्तों, तो ये जो मथुरा शहर है ना, यह गंगा नदी पर नहीं है। मथुरा, आगरा, ये जो शहर है ना, ये दोस्तों यमुना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। मथुरा, आगरा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। बाकी के ये जो शहर है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, ये गंगा नदी पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हुआ?
कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? मथुरा। थोड़ा इनके बारे में भी देख लीजिए। हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी पर स्थित वह शहर है जहां से गंगा नदी पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा नदी पहली बार मैदानों में कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार स्थान से प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कानपुर। दोस्तों ये जो कानपुर है ना उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे, ये पूरे भारत में दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। और दूसरी बात, ये सूती वस्त्र उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। यानी उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर दोस्तों एक इंग्लैंड का शहर है जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर तो दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तरी भारत का जो मैनचेस्टर है वह कानपुर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वाराणसी, दोस्तों वाराणसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का सबसे प्राचीन जीवित नगर है। भारत का सबसे प्राचीन जीवित नगर कौन सा है? वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाराणसी का प्राचीन नाम बताइए। वाराणसी का प्राचीन नाम है बताइए। तो दोस्तों वाराणसी का प्राचीन नाम है बनारस। क्या नाम है दोस्तों? बनारस। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या संतोपत हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, या फिर जानापाव पहाड़ी से निकलती है? दोस्तों ये जो आपकी भागीरथी नदी है ना, यह निकलती है गंगोत्री हिमनद से। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। ये जो पहले तीन स्थान है ना, संतोपत, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये तीनों स्थान दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में है। लेकिन जो जानापाव की पहाड़ी है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखिए इन स्थानों के बारे में। संतोपत हिमनद से निकलती है दोस्तों अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। यानी भारत के उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड का जो अलकापुरी जिला है उसमें स्थित है दोस्तों ये संतोपत हिमनद। और इसी संतोपत हिमनद से दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है। यमुना नदी से कौन सी? ये यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यानी यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद या गोमुख हिमनद से दोस्तों गंगा नदी निकलती है। और जानापाव की पहाड़ियों से दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, जो राजस्थान की 12मासी नदी है, या जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, या राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वह चंबल नदी है, जो जानापाव की पहाड़ियों से निकल के आती है। अगला क्वेश्चन देखें, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से, भागीरथी नदी के नाम से, या फिर पद्मा नदी के नाम से? दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन आपके कंफ्यूज पैदा करने वाले हैं। इनमें दोस्तों आपका सही आंसर होगा यहाँ पर पद्मा नदी। क्या होगा? पद्मा नदी। अतः गंगा नदी की एक धारा तो हुगली अलग होके अलग बहने लग जाती है और एक धारा दोस्तों सीधी बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को दोस्तों गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता, वहां इसका नाम बदल के बोला जाता है और वहां पर इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी क्या है? भागीरथी नदी तो दोस्तों गंगा की मूल धारा है। जो गंगा उद्गम स्थल पे निकलती है ना पहली धारा, वहां पर उसे गंगा नहीं कहते। गंगा तो दोस्तों देवप्रयाग के बाद में कहेंगे, जब इसमें अलकनंदा नदी आके मिलेगी, तो उससे पहले इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि गंगा की मूल धारा क्या है? भागीरथी नदी। जमुना और मेघना ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बांग्लादेश में नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है? मेघना नदी या जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहां चलाई गई? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? नदी पर बांध बना के चलाई गई ऐसी परियोजनाएं जिनका अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई करना, पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाना, उद्योगों को जल उपलब्ध करवाना, वहां पर विद्युत का उत्पादन करना और आसपास के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, नहरों में जल पहुंचाना, मत्स्य पालन करना, नौवहन करना। ये जो सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है वह दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से होती है। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोस्तों किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। यानी किन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्या सतलज नदी पर है, सरयू नदी पर है, दामोदर नदी पर है या फिर राप्ती नदी पर स्थित है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों दामोदर नदी पे शुरू की गई। किस पे शुरू की गई? दामोदर नदी पे शुरू की गई। यानी दामोदर की एक सहायक नदी है दोस्तों हुगली। कौन सी है? हुगली। तो वहां दोस्तों ये शुरू की गई है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जो कहने का मतलब है दामोदर नदी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित की जा रही है। सतलज, सरयू और राप्ती, इनके बारे में आपके लिए क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं? जो सतलज नदी है उस पर दोस्तों जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है वह भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सतलज नदी पर ये जो भाखड़ा नांगल बांध बना है ना बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य से, उस बांध को दोस्तों एक चमत्कारिक विराट वस्तु बताया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस बांध को एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई है? तो वह बांध है भाखड़ा नांगल बांध। और क्वेश्चन आ जाए कि यह कहा किसने है? एक चमत्कारिक विराट वस्तु बताया किसने है भाखड़ा नांगल बांध को? तो वो व्यक्ति थे दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। सरयू नदी के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? सरयू नदी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या शहर। क्वेश्चन पूछ ले कि प्रसिद्ध अयोध्या शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो राम मंदिर के लिए काफी चर्चित है। एक दोस्तों राप्ती नदी, राप्ती नदी पर भी दोस्तों भारत का एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर। और गोरखपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में है। गोरखपुर दोस्तों रेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रेल के लिए जाना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर ही है, उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों मैंने ये इस प्रकार से भारत के अपोहा तंत्र का पार्ट 2 आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके दोस्तों कंटेंट का अधिगम हुआ होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, पसंद आया है, मेरी पढ़ाने की शैली पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए उपयोगी कंटेंट अवेलेबल करवा सकता हूं, तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।